हाँ भाई, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, ओ सॉरी, गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप सब कुछ विजिबल ऑडिबल है। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। आई होप सब कुछ विजिबल ऑडिबल है। एक बार कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आई होप सब कुछ विजिबल ऑडिबल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। नमस्कार, नमस्कार, सभी को नमस्कार। हम्म। सब कुछ बढ़िया। चलिए, डन 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 डन। ठीक है। तो आप सबको पता है कि आज हम लोग जो क्लास है ये लाइव ले रहे हैं। रीज़न है उसका क्योंकि हमारे पास और कोई टाइम बचा नहीं था और रात को थोड़ा लेट नाइट क्लास रखनी पड़ रही थी, तो सोचा कि क्यों ना क्लास जो है वो ऑनलाइन रख ली जाए। सही है। ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर को ख़त्म करने, हाँ बहुत बढ़िया, आज हम लोग चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, चैप्टर ख़त्म ही कर देंगे। तो पहले आधे एक घंटे लगभग हम लोगों को इस चैप्टर का जो हिस्सा रह गया था उसको पढ़ना है, जो कि क्या है बात करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग इस चैप्टर की एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी कैसे करते हैं आपको पता है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या क्या बात कर ली थी, हमने क्या क्या बात कर ली थी। हम लोगों ने सबसे पहले ये बात कर ली थी कि एनर्जीज नहीं, हमने लास्ट क्लास में स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात की थी कि जो टाइम पीरियड होता है, अगर आप सबको याद हो, तो हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो रहता है वो 2 पाई अंडर रूट L/G रहता है, और टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम जो रहता है वो 2 पाई अंडर रूट M/K रहता है। अब फर्क ये होता है कि दोनों के टाइम पीरियड में आपने क्या फर्क नोटिस किया। दोनों के टाइम पीरियड में ये फर्क नोटिस हुआ कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो लेंथ पे और जी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो स्प्रिंग का टाइम पीरियड रहता है वो मास पे तो डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ से किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बहुत अलग दोनों के टाइम पीरियड आए। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट M/K आया है, कई बच्चों को लगता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम सिर्फ स्प्रिंग मास सिस्टम के लगा सकते हैं। आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी यार, ये कैमरा जो है ना ये शायद ऑटो फोकस पे है। मैं इसको एक बार ही मैनुअल पे कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब आई गेस ठीक है। यस, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो टाइम पीरियड है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो 2 पाई अंडर रूट L/G। दिस इज ओनली फॉर पेंडुलम, ओनली फॉर पेंडुलम। लेकिन अगर आप याद करो तो टाइम पीरियड यानी 2 पाई अंडर रूट L/G वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया था। ये फॉर्मूला, हाँ हाँ वो मैंने ठीक कर दिया यार, वो मैंने ठीक कर दिया। कैमरा ऑटो फोकस, मतलब एक्चुअली वो ऑटो फोकस पे था तो मैंने मैनुअल पे कर दिया है। हाँ, अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये वाला है, दिस इज नॉट फॉर ओनली स्प्रिंग मास सिस्टम, बट दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनी SHM, एनी SHM। यानी ये वाला फॉर्मूला किसी भी SHM के लिए लगाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों है, ये वाला फॉर्मूला किसी भी SHM के लिए क्यों लगाया जा सकता है। यहाँ ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया था, हमने फोर्स को -kx के बराबर रखा, फिर फोर्स को मास इनटू में एक्सेलरेशन। अगर आपको इसकी डेरिवेशन लास्ट क्लास की याद हो तो इसकी जो डेरिवेशन हमने की थी बहुत जनरल वे में की थी। कोई भी कोई स्पेसिफिक
केस नहीं लिया था कि भैया यहाँ पे स्प्रिंग ही होना चाहिए, मास ही होना चाहिए। तो ध्यान रखना है ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो किसी भी एसएचएम के लिए कर सकते हैं, बिकॉज हर एसएचएम में हर पार्टिकल के पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट होती है और मास होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है ये पेंडुलम के लिए है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला किसी के लिए भी है। फिर लास्ट क्लास में जाते जाते हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी किया था, वो भी आप सबको याद होना चाहिए। तो आज नया क्या है, आज नया क्या है? सबसे पहले चीज तो आज नया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on its diameter। चलो एक सवाल पूछूंगा, कमेंट सेक्शन पे आंसर दो। क्या सर्कुलर मोशन, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, एक सर्कुलर मोशन क्या कभी भी एसएचएम हो सकता है? यस और नो। एक सर्कुलर मोशन, चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कभी एसएचएम हो सकता है? यस और नो, बताओ भाई। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कभी एसएचएम हो सकता है? यस और नो, बस इतना बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं लव यू सर। लो जी बेटा, बेटा सवाल लव यू 2 लव यू 3 का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कभी भी कोई सर्कुलर मोशन एसएचएम हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कैसे? अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेट अस सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो ये सेम स्पीड से घूमता रहेगा। तो ये एसएचएम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसएचएम में पहली बात तो मोशन को ऑसिलेटरी होना होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी कभी भी नहीं हो सकता। अब अगर ऑसिलेटरी नहीं हो सकता तो फिर वो एसएचएम कैसे होगा? बिकॉज अगर वो ऑसिलेटरी होगा तभी तो वो हार्मोनिक होगा, अगर वो हार्मोनिक होगा तभी तो वो सिंपल हार्मोनिक होगा। तो ये बात तो बहुत क्लियर रहती है कि अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वो कभी भी एसएचएम नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जो परछाई है वो जरूर एसएचएम हो सकती है। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। ये हमारे पास, ये मिटा दूंगा मैं सब, तो ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है बस। अब मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन है। अब अगर ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता हुआ इधर इधर जा रहा है। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता हुआ ऐसे ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सर्कुलर मोशन करता हुआ जा रहा है, और ये वापस यहाँ पे अपनी जगह पे आ गया। सही है। अब इसका कहीं ना कहीं बीच में एक डायमीटर रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका बीच में कहीं ना कहीं एक डायमीटर रहेगा। ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है, इसका सेंटर भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको बोला कि कभी भी सर्कुलर मोशन एसएचएम तो नहीं हो सकता, क्योंकि एसएचएम तो वो तब होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वो तब होगा जब वो ऑसिलेटरी होगा। आएगा क्या होता है एसएचएम, जिसमें पार्टिकल जो होता है उसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और वो ऑसिलेट करे। लेकिन यहाँ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो परछाई होती है उसके डायमीटर पे, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन इट्स डायमीटर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की उसकी डायमीटर पे जो परछाई होती है वो एसएचएम कर सकती है। कैसे, आओ जरा समझें। मान लो ये बॉल है जो सर्कुलर मोशन कर रही है। अब मान लो इधर एक ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट, तो इसकी परछाई, इस बॉल की परछाई यहीं पे ही है। अगर मैं इसकी डायमीटर परछाई कह रहा हूं तो इस बॉल की परछाई यहां पड़ेगी, 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 इस वाले की परछाई यहां पड़ेगी, इस वाले की परछाई यहां पड़ेगी, परछाई परछाई परछाई। तो क्या परछाई ऐसे जाएगी? बिल्कुल सही बात है, परछाई ऐसे जाएगी। अब अगर जब ये बॉल यहाँ आएगी, मान लो इधर भी एक लाइट लगी हुई है, इधर भी एक लाइट लगी हुई है, तो उसकी परछाई के साथ क्या होगा? ये परछाई ऊपर जाएगी, ये परछाई ऊपर जाएगी, इसकी परछाई ऊपर, परछाई 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 परछाई, ये सबकी परछाई बना रहा हूं। अब परछाई बनाऊंगा, शेडो बनाऊंगा, इमेज बनाऊंगा, जो भी कह लो, प्रोजेक्शन बनाऊंगा, तो वैसे जाएगा। यानी कि जब बॉल ऊपर जा रही होगी ऐसे, तो उसकी परछाई ऐसे जा रही होगी, जब बॉल नीचे जा रही होगी तो उसकी परछाई ऐसे जा रही होगी। ध्यान से सुनो, बॉल जा रही है ऐसे,
लेकिन परछाई जा रही है ऐसे। थम्स अप दे दो अगर समझ गए हो तो क्या कह रहा हूं। बॉल जा रही है ऐसे, लेकिन बॉल अगर इधर आएगी तो उसकी परछाई नीचे होगी, नीचे होगी, नीचे होगी, क्योंकि इधर लाइट जल रही है। इधर परछाई की बात कर रहे हैं। जब बॉल इधर आएगी तो परछाई बनाऊंगा तो इधर बनेगी। तो बॉल जा रही है ऐसे तो परछाई जा रही है ऐसे। पहले हाफ में परछाई गई इधर, अगले हाफ में परछाई गई इधर। जल्दी बताओ, अगर मैं बॉल के मोशन की बात ना करूं, सिर्फ परछाई की बात करूं, तो आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे जाएगी। यस और नो? यस और नो? यस। ओनली शैडो जो है, परछाई जो है, वो ऑसिलेशन कर सकते हैं। मैंने अभी ये नहीं प्रूफ किया, मैंने अभी ये नहीं प्रूफ किया कि वो एसएचएम है। मैंने बस आपको ये बताया है कि परछाई जो है वो आगे पीछे जा सकती है। बोलो यस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अबे एक हम शब्द ना, तुम तो अंगूठे अंगूठे भर दिए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सही बात है भाई। यानी कि अगर बॉल ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे जा रही है, तो उसकी परछाई ऐसे, तो फिर ऐसे, तो फिर ऐसे, तो फिर ऐसे जाएगी। यानी कि बॉल भले ही एसएचएम नहीं कर रही, लेकिन उसकी परछाई एसएचएम कर सकती है। फील आ रही है, क्योंकि उसकी परछाई बिल्कुल स्प्रिंग की तरह या पेंडुलम की तरह आगे पीछे जा रही है। समझ गए ना? यस 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 यस। यानी कि ये आपको समझना है कि बॉल सर्कुलर मोशन करते हुए कभी भी एसएचएम नहीं कर सकती, लेकिन उसकी परछाई कर सकती है। अब अगर ऐसा है कि उसकी परछाई एसएचएम कर सकती है, तो आओ जरा समझें कि वो एसएचएम है कि नहीं। अभी तो सिर्फ ये प्रूफ किया कि परछाई ऑसिलेट कर रही होगी। आओ इसको प्रूफ भी कर दें। लेट अस सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अब अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो इसका एक रेडियस होगा, इसका एक रेडियस होगा, यहां पे इसका एक सेंटर होगा ओ। यस यस यस। बेटा लाइट ना हो तो भी परछाई तो इमेजिन करनी पड़ेगी ना। एक बच्चा कह रहा है वाह बेटा, एक बच्चा कह रहा है सर अगर लाइट ना हो, लाइट ना हो तो परछाई बनेगी नहीं, लेकिन लाइट होगी तो परछाई अगर बनेगी। अगर परछाई नहीं है तो फिर एसएचएम नहीं होगा, परछाई है तो फिर एसएचएम होगा। और अगर लाइट नहीं है तो परछाई नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्शन का मतलब उसकी इमेज है डायामीटर पे। अब वो डायामीटर पे लाइट से प्रोजेक्शन थोड़ी ना बनेगा। आओ देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बॉल है जो इधर है। अब ये घूमते 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 ये बॉल इधर आ गई भाई, घूमते 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 ये बॉल इधर आ गई, ठीक है ना। घूमते 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 ये बॉल इधर आ गई, लेकिन रेडियस तो वही रहेगा, रेडियस थोड़ी ना चेंज आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये बॉल यहां से यहां गई, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट चला, इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट चला और थीटा एंगल चला। इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट चला और थीटा एंगल चला। अब दिल पे हाथ रखने वाली बात है, ये जो बॉल है इसकी जो परछाई होगी क्या वो यहां होगी? इसकी जो परछाई होगी क्या वो यहां होगी? इसको अलग रंग से दिखाते हैं, लेट्स से दिस। इसकी जो परछाई होगी क्या वो नीचे की तरफ बनेगी? यस। तो यहां पे इसकी परछाई बनेगी, ये परछाई बनेगी, ठीक है। अब अगर ये जो हमारा पूरा का पूरा रेडियस आर है, विच इज ऑब्वियस सी बात है ये भी रेडियस आर है, तो ये जो गोला है इसकी जो परछाई यहां बनेगी, हम सब जानते हैं इस आर के दो टुकड़े होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा। बना रहा हूं फिर हटा दूंगा, एक टुकड़ा ये होगा, एक टुकड़ा ये होगा, ये दो टुकड़े होंगे। अब ये वाला जो टुकड़ा होगा, ये वाला, जिसको मैं ओ से लेके मान लो ए कह देता हूं, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप कह दो एम, इसको आप कह दो एन। तो ये ओ से लेके ए जो होगा, ये ओ से लेके ए जो होगा, क्या ये ओ से लेके ए जो है, क्या ये मेरे पास आर का कॉस थीटा कंपोनेंट है? क्या ओ से लेके ए मेरे पास आर कॉस थीटा कंपोनेंट है? यस और नो? बोलो। क्या ओ से लेके ए मेरे पास, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या ओ से लेके ए मेरे पास आर कॉस थीटा है? कैसे? ये अगर रेडियस है आर, तो ये नीचे वाला कॉस होता है और सामने वाला साइन होता है। तो क्या ये मेरे पास आर कॉस थीटा हो गया? ओ से लेके ए मेरे पास क्या आर कॉस थीटा हो गया? यस हो गया। अब अगर ओ से लेके ए मेरे पास कॉस थीटा हो गया, तो ये जो परछाई आप देख रहे हो, जो बॉल आप देख रहे हो, ये बॉल कैसे मोशन कर रही होगी? देखिए अगर ये सेलेक्ट हो पाएगी तो ये जो बॉल है, सच बताना क्या ये परछाई आगे पीछे आगे
पीछे मूव कर रही होगी, ऐसे करके मूव कर रही होगी। अब अगर ये परछाई ऐसे ऐसे मूव करेगी, जो कि अभी हमने देखा, तो ये ओ जो है उसका मीन पोजीशन हो गया। ये जो परछाई है ये ऐसे ऐसे मूव कर रही होगी, तो ये ओ जो है उसका मीन पोजीशन हो गया। इसके आगे पीछे मूव करेगी तो ओ इसका मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर ये इसकी मीन पोजीशन है तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर ये वापस आया, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर ये वापस आया, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर ये वापस आया, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ ट्रू या फॉल्स, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आर है। हाँ जी, ट्रू और फॉल्स, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आर है। बेटा देखो, बेकार के सवाल करते रहोगे, उसका आपकी मेहनत वेस्ट हो रही है। आप इतनी मुश्किल से इतनी बड़ी बड़ी बकवास की बातें टाइप कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उसका आंसर मैं देने वाला हूं नहीं, मैं सिर्फ उस चीज का आंसर देने वाला हूं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यस ट्रू, क्योंकि ये जो चीज होगी ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये जो मीन पोजीशन है, इससे ये वाली बॉल की ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो आर है वो उसका एम्पलीट्यूड है? बोलो यस, जो आर है वो उसका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि आर रेडियस है। अब ये बॉल अगर ऐसे मैक्सिमम जा रही है और मैक्सिमम जा रही है तो आर इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ऑल्सो अगर आर इसका एम्पलीट्यूड ही हो गया है तो क्या मेरे पास जो ओ ए है, क्या ये आर की जगह मैं ए लिख दूं तो क्या ये मेरे पास ए कॉस थीटा हो जाएगा? तो आंसर है यस। अगर ये ए कॉस थीटा हो जाएगा तो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि थीटा की जगह मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं, थीटा की जगह मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं। तो यानी कि मेरे पास ये जो ओ ए है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी। अब ये ओ ए क्या है? तो क्या ये ओ ए मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये ओ ए मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है? एक बच्चा कह रहा है डायमीटर होना चाहिए। नहीं 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 बेटा, एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से नापते हैं, तो मीन से इधर जा रहे हैं और मीन से इधर जा रहे हैं, तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो ओ ए मेरे पास हो जाएगा ए कॉस थीटा। ऑल्सो जो ओ ए है मेरे लिए वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि ए कॉस ओमेगा टी। अब क्या ये फॉर्मूला हमने पहले कहीं पे देखा हुआ है? क्या ये फॉर्मूला पहले हमने कहीं पे देखा हुआ है? बोलो भाई, क्या ये, एक बच्चा कह रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। गलत है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2r नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से नापते हैं? मीन पोजीशन से। तो मीन से यहां पे r, मीन से यहां पे r, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट r हो गया, ना कि 2r हो गया। अब बताओ, क्या y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी पहले कहीं देखा है क्या? यस। एक बच्चा कह रहा है कि थीटा की जगह ओमेगा टी तो तब रख सकते हैं जब एसएचएम हो, इसलिए कहते हैं आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है बेटा, इससे बढ़िया तो पढ़ो ही मत। क्या ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाय टाइम किसी भी मोशन के लिए होता है? आंसर है, इस फॉर्मूले को हमने चैप्टर 4 में लगाया था, चैप्टर 4 में। तब तो एसएचएम का नाम दूर दूर तक नहीं था, और आप कह रहे हो कि ये फॉर्मूला एसएचएम के लिए वैलिड है। यस, यानी कि मैंने क्या बताया, जब भी कोई फंक्शन कॉस या साइन में आ जाए तो वो हार्मोनिक होता है। तो इससे ये तो साबित हो गया कि ये जो मोशन है ये हार्मोनिक है। अभी भी हमने एसएचएम तो नहीं प्रूफ किया है, लेकिन ये प्रूफ कर दिया है कि मोशन इज हार्मोनिक। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने ये तो प्रूफ कर दिया है कि मोशन इज हार्मोनिक, क्योंकि ये कॉस का फंक्शन आ गया। और हार्मोनिक फंक्शन कौन होते हैं? जो कॉस या साइन की फॉर्म में होते हैं। जब भी कोई फंक्शन कॉस या साइन की फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं कि वो हार्मोनिक मोशन है, हाँ, प्लस में फाई आए ना आए, अभी तो हमारा नहीं आया है। अच्छा, लेकिन इसे एसएचएम कैसे प्रूफ करें? प्रूफ करें? आओ भाई करते हैं। क्या ये कहना ठीक है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है ए कॉस ओमेगा टी आ गया? अब अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो ए कॉस ओमेगा टी बाय डी टी, यहां से ए बाहर आ जाएगा,
कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा, आप सबको पता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और एंगल का डिफरेंशिएशन दोबारा, ये हम कर चुके हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हमें वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमें वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो a ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे। आ जाओ, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ए ओमेगा, तो बाहर है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी हो गया, और एंगल का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे विच इज ओमेगा हो गया। तो यहां से एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब यहां से अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग ले लूं और ए कॉस ओमेगा टी अलग ले लूं, इसे पहचानते हो क्या, इसे पहचानते हो क्या, ये हमारे लिए y है, ये हमारे लिए y है। तो क्या एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर y आ गया। अरे अब तो खुश हो जाओ, अब तो बता दो क्या ये SHM है कि नहीं है, अब तो बता दो क्या ये SHM है कि नहीं है। क्या हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ गया, क्या हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ गया माइनस y के, और क्या ये SHM हो गया, बोलो क्या ये SHM हो गया। यस, बिल्कुल हो गया। यानी कि सबसे पहले हमने प्रूफ किया कि y इज द फंक्शन ऑफ कॉस, जो कि हार्मोनिक होता है, ये SHM नहीं होता। लेकिन हमने इसको जब डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आई, और दोबारा डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस y आ गया। इससे साबित हो गया कि हमारा जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमारा जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है बेटा। एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर कैसे आया, आओ मैं आपको बताऊं बेटा, इंडिया में क्या होता है, ओमेगा इंटू में ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है बेटा। आओ मैं आपको बताता हूं इंडिया में क्या होता है, एक्स इंटू में एक्स कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाता है बेटा। बेटा बाकी देशों का पता नहीं मुझे, पड़ोसी देशों का तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इंडिया में तो ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो परछाई है, ये जो परछाई है हमारे पास, अगर हमारी जो बॉल है, अगर मैं बॉल को सेलेक्ट करूं तो बॉल हमारी ऐसे घूम रही है, बॉल हमारी ऐसे घूम रही है, लेकिन बॉल SHM नहीं कर रही है, लेकिन जो उसकी परछाई है जो इधर 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 घूम रही है, पेंडुलम की तरह घूम रही है, पेंडुलम की तरह घूम रही है, वो SHM कर रही है। उसको हमने प्रूफ कर दिया। सही है क्या, सही है क्या। चलिए डन है, डन है, डन है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों किस बारे में, तो आंसर है, ये तो हमारे पास हो गया हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन को, हमने हार्मोनिक मोशन प्रूफ कर दिया। अब यहां पे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के तरफ हम लोग चल रहे हैं, और वो है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस कितने टाइप के हमारे पास रहते हैं, इसके बाद सारे फॉर्मूले करेंगे इस चैप्टर के, ज्यादा है नहीं, और फिर एनसीईआरटी पे चलेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, अच्छा हर देश में ऐसा होता है क्या, बात कर रहा हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। चलिए चलिए चलिए। हाँ, अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन की, तो ऑसिलेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं हमारे पास फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशंस, थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। पहले आते हैं हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस। क्या होते हैं फ्री ऑसिलेशंस, तो आंसर है ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड remains constant and there is no loss of energy। कह रहे हैं ऐसा एक प्रकार का ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ऐसे ऑसिलेशन को हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। यानी कि अगर मैं
एक फ्री ऑसिलेशन को ग्राफ के माध्यम से दिखाऊं, एक फ्री ऑसिलेशन को ग्राफ के माध्यम से दिखाऊं तो फ्री ऑसिलेशन कैसा दिखेगा। सबसे पहले हम इसमें एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे जो हमारे एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट दिखाएगी। तो एक फ्री ऑसिलेशन कैसा दिखेगा, आपको बताना है मुझे कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है क्या ये फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ है, क्योंकि फ्री ऑसिलेशन में बोला गया है कि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, और एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स रहेगा। एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स रहेगा। जल्दी से बताओ क्या ये ग्राफ फ्री ऑसिलेशन का है, बताओ जी यस और नो, क्या ये ग्राफ फ्री ऑसिलेशन का है? बिल्कुल है। भाई मानस नाम का बच्चा कह रहा है सर फ्री ऑसिलेशन, तो फिर इसका मतलब है हमारी धरती पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी तो मैं बात करूंगा कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन सवाल अभी ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सवाल ये है कि फ्री ऑसिलेशन है क्या। ऐसे ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग फ्री ऑसिलेशन कहते हैं, और इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल पे जाऊं तो मैं यहां पे आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है, सबको पता है, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं जो नहीं है उनको बता दूं, उसके कमरे में लास्ट में एक पंखा लगा हुआ है जो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करता है, सबसे पहले तो क्लियर कर दूं वो एक फ्री ऑसिलेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे एम्पलीट्यूड को जबरदस्ती एनर्जी देके कांस्टेंट किया गया है। आपके घर में घड़ी है, उसके अंदर पेंडुलम है। याद है मुझे व्यान त्यागी के घर में घड़ी थी, उसके घर में उसने कहा था पेंडुलम है, पर उसने ये भी बताया कि उस पेंडुलम को चलाने के लिए उसमें सेल लगे हुए हैं। आपके भी बहुतों के घरों में घड़ी हो सकती है जिसके अंदर पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम को चलाने के लिए सेल लगता है, तो वो सेल जो है उस पेंडुलम को लगातार चला रहा है। वो भी फ्री ऑसिलेशन नहीं है। वो कौन से ऑसिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। बेटा देखो, जो भी स्पैम करेगा और बेकार की बात करेगा मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये बच्चा गया ब्लॉक होके, अब खामखा ये पूरे साल कोई मैसेज नहीं कर पाएगा ना ये कमेंट पढ़। मैंने आपको भी बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ उस चीज़ का आंसर देने वाला हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बेकार की चीज़ों के अभी हम कोई आंसर नहीं दे रहे हैं ना, और इससे हमारा टाइम और बर्बाद हो रहा है। रात को 8 से 10 लाइव जाके क्लास ले रहे हैं, बेकार की बातें करने के लिए तो ले नहीं रहे हैं, है ना भाई। चलो आओ दोबारा से, पंखे का ऑसिलेशन फ्री नहीं है क्योंकि वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, हमने जबरदस्ती उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे घर में पेंडुलम वाली घड़ी का पेंडुलम जो है वो भी फ्री ऑसिलेशन नहीं है, उसका ऑसिलेशन हमने जबरदस्ती कांस्टेंट किया है। हमने बोला है ऐसे ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट और उसमें एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो। लॉस मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना देनी पड़े, अपने आप उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे। तो आंसर है ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन वैक्यूम। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे होगे कमेंट सेक्शन पे कि सर आपने बताया था कि वैक्यूम में भी जो ऑसिलेशन होता है उसमें भी एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन बेटा ध्यान रहे कि अब मेरे पास ऐसे तो फिर कोई और एग्जांपल नहीं। अभी मानस ने क्या कहा था कि सर इसका तो कोई एग्जांपल नहीं होगा डे लाइफ में, जो कि बिल्कुल सही कहा है। ऐसा कोई ऑसिलेशन हो ही नहीं सकता जो 100% फ्री हो। बट अगर मुझे फिर भी एग्जांपल लिखना है तो मैं क्या लिखना चाहूंगा कि ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन वैक्यूम। ऑल्दो आपकी हमारी बात हुई थी कि भैया उसमें भी एनर्जी का लॉस होगा, जहां पे आपने नॉट बांधी होगी वहां पे फ्रिक्शन होगी, एनर्जी का लॉस तो वहां पे भी है, बट इससे अच्छा एग्जांपल हमारे पास कोई नहीं है ना, समझो आप। या फिर ऑसिलेशन ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो एक ही जगह पे आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, जिसको वाइब्रेशन भी कहते हैं। उनमें भी एम्पलीट्यूड लगभग कांस्टेंट रहता है, ऑल्दो वहां पे भी लॉस है, बट ऐसे तो कोई एग्जांपल ही नहीं होगा। बात समझ में आई? यस, ओके, हाँ 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 हाँ, माइनर सा लॉस तो होगा, मून पर भी लॉस होगा। यानी दुनिया में कोई भी एग्जांपल अगर ऐसे सोचें तो कोई भी एग्जांपल फ्री ऑसिलेशन का नहीं हो सकता है। ठीक बात भाई। लेकिन इसके बाद आता है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके बाद हमारे पास आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड में एक वर्ड आ रहा है वो है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब लॉस ही होता है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन का यहां पे क्या मतलब है, आओ जरा समझे बच्चों। डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है, तो
a type of oscillation in which there is loss of energy, there is loss of energy due to which amplitude decreases, due to which amplitude decreases with time, due to which amplitude decreases with time। यानी कि एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें समय के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा, समय के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा। रेफरेंस के लिए एक डायग्राम समझते हैं पहले। यहां पे एक रेफरेंस लाइन बना दी मैंने, यहां पे एक रेफरेंस लाइन बना दी मैंने। आप मुझे बताइए परिभाषा से क्या आप ये समझ रहे हो, यस और नो, जो डायग्राम बना रहा हूं क्या वो डैम्ड ऑसिलेशन है? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये ऑसिलेशन एक डैम्ड ऑसिलेशन है, यस और नो? क्योंकि इस केस में जो एम्पलीट्यूड है अगर आप ध्यान से देखें तो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है ये ऑसिलेशन कौन सा हुआ? बताओ जी कमेंट सेक्शन पे, यस और नो? यस, बिल्कुल यस। तो आंसर है ये एक डैम्ड ऑसिलेशन हुआ। अरे सर इसका मतलब तो दुनिया का हर ऑसिलेशन डैम्ड हो गया, इसका मतलब तो दुनिया का हर ऑसिलेशन डैम्ड हो गया, क्योंकि उसमें तो एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देने ही हैं, वैसे तो सारे ऑसिलेशन इसके एग्जाम्पल हैं, बट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन एयर, हवा में पेंडुलम को आप ऑसिलेट करवा रहे हो। इन एयर का मतलब है इन एयर रेजिस्टेंस, इन एयर रेजिस्टेंस, हवा के रेजिस्टेंस के साथ, यानी नॉर्मल हमारे घर में, हाँ नॉर्मल हमारे घर में जो पेंडुलम ऑसिलेट होगा वो डैम्प्ड होगा। या फिर ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन आवर रूम, हमारे कमरे में। आपका कमरा चांद पे तो है नहीं बेटा, आपका कमरा चांद पे तो है नहीं बेटा, तो आपका कमरा तो धरती पे है और धरती पे हवा है और हवा है, तो आप अपने स्प्रिंग मास को अगर ऐसे ऑसिलेट कराओगे तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और वो रुक जाएगा। इसका मतलब एक्चुअली में हमारे दुनिया में जितने भी हम ऑसिलेशंस देख रहे हैं वो सारे के सारे ऑसिलेशंस कौन से हैं? डैम्ड ऑसिलेशन। बोलो बेटा, ठीक है जी, वो सारे ऑसिलेशन कौन से हैं? डैम्ड ऑसिलेशन। यस 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 यस। चलिए, लेकिन सर अभी भी ये समझ में नहीं आया कि चलो ठीक है, वैक्यूम में हमने पेंडुलम को ऑसिलेट कराया, वो फ्री ऑसिलेशन है। हमने घर में पेंडुलम को ऑसिलेट कराया, वो डैम्ड है। लेकिन हमारे घर में जो पंखा चल रहा है जिसमें उसका एम्पलीट्यूड हमने जबरदस्ती फिक्स किया हुआ है, वो कौन सा ऑसिलेशन है? तो वो हमारे पास तीसरे प्रकार का ऑसिलेशन है, इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसे कहा जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो जबरदस्ती कांस्टेंट रखा जाता है, उससे हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो अ टाइप ऑफ oscillation in which there is loss of energy but amplitude is maintained। maintained की स्पेलिंग, maintained की स्पेलिंग क्या होती है भाई बताओ? क्या मैंने मेंटेन्ड की स्पेलिंग ठीक लिखी है ना भाई? एम्पलीट्यूड इज मेंटेन्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। सही लिखी है स्पेलिंग? हाँ, अच्छा मैंने गलत लिखी क्या? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मैंने तो गलत लिख दी। इसका मतलब मैंने कुछ और ही अजीब सा वर्ड लिख दिया मतलब है। हाँ, मुझे शक तो हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ आपसे
क्योंकि अंग्रेजी इज वेरी वेरी, हाँ चलिए। एक्सटर्नल फोर्स के बारे में मैं समझा रहा हूं आपको, ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन क्या होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन? हमारे घर में जो पंखा चल रहा है, जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसमें हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे के उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट कर रहे हैं। हमारे घर में जो पेंडुलम वाली घड़ी में सेल डल रहा है, फिर पेंडुलम को कांस्टेंट किया जा रहा है, तो जबरदस्ती किया जा रहा है। अब बड़ी गहरी बात है, सुनना। अगर आप पार्क में झूला झूल रहे हो, अगर आप पार्क में झूला झूल रहे हो और आपके दोस्त ने आपको ऐसे धक्का देके और फिर वो चला गया, मतलब कहीं भी चला गया, तो धीरे धीरे जो झूला है आपका, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे और ऐसे बस बैठे रहोगे लाश की तरह, जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो, जैसे अभी बैठे होंगे कुछ बच्चे घर में, लाश की तरह बैठे रहोगे, तो धीरे 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 वो झूला आपका रुक जाएगा। ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर आपका दोस्त वहीं पे खड़ा रहे और आपको कांस्टेंट फोर्स देता रहे, कांस्टेंट फोर्स देता रहे, कांस्टेंट फोर्स देता रहे, कांस्टेंट फोर्स देता रहे, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर रहेगा। आप जितनी बार पीछे आओ वो आपको थोड़ी सी फोर्स दे, आप जितनी बार पीछे आओ वो आपको थोड़ी सी फोर्स दे, आप जितनी बार पीछे आओ आप उसको थोड़ी सी फोर्स मिले, तो उससे उसका जो लॉस हो रहा था, हर एक ऑसिलेशन में जो लॉस हो रहा था, हर एक ऑसिलेशन में जो लॉस हो रहा था, उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो उसका जो ऑसिलेशन है उसके एम्पलीट्यूड को आप कांस्टेंट रख सकते हो। ऐसे ऑसिलेशन को कहा जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। पंखे में जब वो घूम रहा था तो उसके अंदर एक मोटर लगी हुई है जो जबरदस्ती उसे घुमा रही है, जबरदस्ती उसे घुमा रही है, जबरदस्ती उसे घुमा रही है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, सुनना, बड़े ध्यान सुनना। पंखे और पेंडुलम को कंबाइन कर देते हैं। इमेजिन करो, थोड़ा आपको गंदी वाली इमेजिनेशन चाहिए होगी, ध्यान सुनना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बॉब है, बड़ा हल्का सा बॉब है, हवा से उड़ जाए, ठीक है ना। मैंने इसको ऑसिलेट कराया, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ना बिल्कुल इसके इधर एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है, पंखा लगा हुआ है और पंखा भी घूम रहा है। अब सुनो, जब ये बॉल, अभी पंखा बंद है तो अभी मैं इसे ऑसिलेट करा दूंगा तो धीरे 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 रुक जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पंखा चल रहा है और मैंने सेटिंग कुछ ऐसे सेटिंग करी कि जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करे, जब ये इधर आए तो ये पंखा एकदम तभी इधर हो जाए और ये उसको आगे धक्का मार दे, फिर जब ये इधर जा रहा हो तो पंखा इधर हो जाए, फिर हमारा बॉब इधर आ जाए, फिर ये पंखा इधर हो जाए, फिर ये हवा से इधर चला जाए, फिर जब हमारा बॉब इधर आ जाए, फिर हमारा पंखा इधर हो जाए, फिर बॉब इधर हो जाए। क्या ये एक फोर्स ऑसिलेशन बनाया जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को मैच करना होगा। लेकिन सोचो क्या हो रहा है, ये आपके दोस्त और आपके झूले जैसा ही तो हो गया। यहाँ पे आपका जो झूला है वो हमारा पेंडुलम हो गया और आपका दोस्त जो फोर्स लगा रहा था वो पंखे की हवा हो गई। तो बैलून या जो बॉब था वो इधर आया, हवा ने कहा इधर जाओ, फिर इधर आया, हवा ने कहा इधर जाओ, फिर इधर आया, हवा ने कहा इधर जाओ। तो क्या ये फोर्स्ड ऑसिलेशन बनाया जा सकता है? यस और नो? क्या इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन बनाया जा सकता है? बोलो बेटा। यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है मेहनत लगेगी, ऑब्वियस सी बात है मेहनत लगेगी, बट इमेजिन किया जा सकता है इसको एज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है उसमें हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी होती है वो कोई ऐसी वैसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी होती है, वो बड़ी खास एक्सटर्नल फोर्स होती है। आओ जरा समझें बेटा, आओ जरा समझें बेटा प्लीज। आपका दोस्त से झूला झूल रहा है, ठीक है, ये झूला है। ऐसा करो, मेरा राइट हैंड जो है वो झूला है, ठीक है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो पीछे से लगने वाली फोर्स है। आप ध्यान से सुनो, ये झूला है, ओके, और ये पीछे से लगने वाली फोर्स है, फोर्स है, फोर्स है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप झूले को इमेजिन करना बंद कर दो और सिर्फ फोर्स पे ध्यान दो, तो क्या फोर्स भी ऑसिलेशन कर रही है? अरे वाह! इसका मतलब यह है कि सिर्फ झूला ही ऑसिलेशन नहीं कर रहा, झूला ही ऑसिलेशन नहीं कर रहा, झूला ही ऑसिलेशन नहीं कर रहा, फोर्स भी ऑसिलेशन कर रही है, फोर्स भी ऑसिलेशन कर रही है, फोर्स भी ऑसिलेशन कर रही है। और क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए? दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो आंसर है यहां, यानी कि जिस रेट पे झूला चल रहा है उस रेट पे फोर्स को चलना होगा। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो क्या होगा? सुनना, मान लो झूले और हमारे फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो क्या होगा बेटा? कह रहा आप तो डांडिया खेलने लग गए। मैं डांडिया खेल रहा हूं यहां, मैं तुम्हें फोर्स समझा रहा हूं, क्या डांडिया खेलने लग गए? अरे डांडिया नहीं होता, गरबा होता है, तुम्हें पता भी नहीं है यार। इधर देखो, ये बेटा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब बताओ क्या ये कहना ठीक होगा
क्या ये कहना ठीक होगा कि जिस जिस रेट पे मेरा झूला फ्रीक्वेंसी, आप ना नोटिस नहीं कर रहे हो यार, आप ना झूले को भी देखो और फोर्स को भी देखो, क्या दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। अब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं हुई, अब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो क्या होगा? मान लो झूला पीछे आ रहा और ये आगे चला गया, झूला पीछे आ रहा आगे चला गया, झूला पीछे आ रहा आगे चला गया, इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखने के बजाय बल्कि कम हो जाएगा बेटा। इमेजिन करो जन्माष्टमी आ गई, इमेजिन होगो, हाँ इमेजिन करो जन्माष्टमी आ गई, ठीक है, जन्माष्टमी आ गई। जन्माष्टमी में क्या होता है? आप झूला झुलाते हो कृष्ण जी को, तो झूला क्या है, झुलाते हैं कृष्ण जी को, कृष्ण जी का झूला होता है। तो कृष्ण जी जब ऐसे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जब वो वापसी की तरफ होते हैं, कृष्ण जी जब वापसी की तरफ होते हैं तब आप रस्सी खींचते हो, फिर आप रस्सी को छोड़ देते हो, कृष्ण जी पीछे जाते हैं। जब कृष्ण जी वापसी के रास्ते में होते हैं फिर आप रस्सी खींचते हो, फिर वो पीछे जाते हैं। तो वहां पे भी आप फोर्स ऑसिलेशन लगा रहे हो, लेकिन जो फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी है बच्चों, वो उस ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। बोलो, वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। यानी कि जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो कोई ऐसी वैसी फोर्स नहीं है, उसको रेजोनेटिंग फोर्स कहते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। मुझे पता है आपके मन में एक गलत बात आई होगी, वो ये है कि केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस आ गया, फिजिक्स में भी रेजोनेंस आ गया। केमिस्ट्री का रेजोनेंस बहुत अलग था, फिजिक्स का रेजोनेंस बहुत अलग है। फिजिक्स का रेजोनेंस क्या कहता है? फिजिक्स का रेजोनेंस कहता है कि जब हम एक डैम्प्ड ऑसिलेशन को एक फोर्स्ड ऑसिलेशन बनाना चाहते हैं, तो जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए, तभी वो ऑसिलेशन फोर्स्ड बन पाएगा। तो आंसर है टू कन्वर्ट एनी damped oscillation into forced oscillation we apply external force where frequency of applied force should be equal to frequency of oscillation। यानी कि जिस रेट से आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है उसी रेट से आपकी एक्सटर्नल फोर्स भी लगनी चाहिए, तभी आप आ पाओगे रेजोनेंस में, है ना भाई। दिस condition is called रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कह देते हैं। सही है क्या? सर फोर्स का मैग्नीट्यूड बदला तो अलग होगा। हाँ, अगर आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो हमारे वाले एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। अब आप जितना ज्यादा ताकत से फोर्स लगाओगे एम्पलीट्यूड तो उतना बढ़ता चला जाएगा। जायंट व्हील में भी ऐसा होता है। जायंट व्हील तो ऑसिलेशन है नहीं ना भाई, जायंट व्हील तो सर्कुलर मोशन है। जायंट व्हील इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एसएचएम या ऑसिलेशन। यस, फैन का चलना भी नहीं होगा ना बेटा। फैन, अरे यार ऑसिलेटरी मोशंस की बात कर, ऑसिलेशन। पंखा ऑसिलेशन कब से हो गया बेटा? ऊपर पंखा चलता है, नीचे आप सोते हो, आप भूल जाते हो कि पंखा तो गोल गोल घूमता है। ऐसा कौन सा पंखा है जो ऐसे 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 घूम रहा है बेटा आपके घर में? नहीं बेटा, गलत बात है। ठीक है जी, ओके बच्चों, समझ गए? पक्की बात है। चलो, तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि फोर्स शुड बी इक्वल टू, यानी कि हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारे पेंडुलम के ऑसिलेशन के बराबर होनी चाहिए। ऐसा हुआ अगर तो क्या होगा? हमारा जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं।
सबसे पहला सवाल, क्या आप ये बात जानते हैं कि इट इज नॉट एडवाइज्ड टू मार्च ऑन ब्रिजेस? क्या आपको पता है, अगर एक, जैसे बेटा आपको पता होगा आर्मी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कुछ ट्रूप्स को जब वो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं अपने ही कैंप में, तो उनको मार्चिंग करते हुए जाना होता है, ठीक है ना। अब उनके सामने उनके सीनियर्स होते हैं, उनके सामने तो बिल्कुल मार्चिंग करते हुए ऐसे ऐसे करके जय हिंद करते हुए जाना होता है, ठीक है। अब जनरली जो कैंप्स बने होते हैं वो नदी किनारे होते हैं, कभी कभार गांव होते हैं, तो उस केस में उनको कभी कभार ब्रिजेस पार करते हुए जाना होता है। तो उनको एक नियम बना रखा होता है कि आप जब भी सीनियर के सामने जाओगे या ऑफिशियल तरीके से जाओगे तो मार्चिंग करते हुए जाओगे, लेकिन रास्ते में जब भी कोई पुल आ जाएगा, कोई ब्रिज आ जाएगा, तो वहां मार्चिंग नहीं करनी है। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी है? कोई बताएगा मार्चिंग क्यों नहीं करनी? कोई बताएगा मार्चिंग क्यों नहीं करनी? हाँ, वॉशिंग मशीन में हम वाला एग्जांपल दे सकते हैं फोर्स ऑसिलेशन का। बताएगा कोई मार्चिंग क्यों नहीं करनी है भाई? बताओ, बोलो, टेल बोलो। क्योंकि अगर हम मार्चिंग करेंगे तो सब लोग मिलके एक साथ पैर मारेंगे ब्रिज पे। अब ब्रिज अगर वाइब्रेट कर रहा है और आपके पैर मारने की फ्रीक्वेंसी अगर उससे मैच हो गई, तो क्या ब्रिज का एम्पलीट्यूड, उसके ऑसिलेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है? यस, जिसकी वजह से ब्रिज टूट सकता है। समझ गए बच्चों? हाँ, यस, यानी आप सब ने अगर मार्चिंग करी तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स अगर ब्रिज के साथ रेजोनेंस में आ गई, तो ब्रिज का एम्पलीट्यूड, क्योंकि आप तो फोर्स बहुत ताकत से लगा रहे हो, तो ब्रिज का एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है और आपका ब्रिज टूट सकता है। इसलिए ऐसा अलाउड नहीं होता है। सेकंड, यस, ब्रिज टूट जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है। यस, बहुत बढ़िया। अरे आप लिख रहे हो कि ब्रिज टूट जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ब्रिज टूट जाएगा, लेकिन ब्रिज टूटेगा कैसे ये तो बताओ ना यार। ये तो कॉमन सेंस की बात है, मार्चिंग करने से ब्रिज जुड़ेगा थोड़ी ना, ब्रिज टूटेगा ही, ये तो पता ही है हमें, बट क्यों टूट जाएगा ये तो बताओ ना। यस, चलिए, ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी मैच होने से ब्रिज टूट सकता है, सिमरन ने बताया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब ये नहीं बताया सिमरन 1 थी या सिमरन 2 थी। हाँ चलो, एनसीसी के कैंप में भी ऐसा होता है। हाँ, सुमित कुमार कह रहा है एनसीसी के कैंप में होता है, और जहां तक मुझे लग रहा है ये वही वाला सुमित कुमार है, बॉडी बिल्डर वाला, क्योंकि शायद, बाकी पता नहीं। हाँ चलो आगे बात करें। अब आप बताओ, क्या ये कहना सही है कि जब अर्थक्वेक आता है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अब यार अर्थक्वेक की स्पेलिंग मुझे नहीं पता यार, क्या मैंने अर्थक्वेक की स्पेलिंग ठीक लिखी है क्या? बताओ जी। ड्यूरिंग अर्थक्वेक बिल्डिंग्स in which frequency, अच्छा यहां भी ये भी गलत लिखी है मैंने, मेरे को भगवान कसम लग रहा था, पर मेरे को लगा यार वो तो क्वैक हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं फिजिक्स से कसम कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं फिजिक्स से कसम कह रहा हूं। आपको लगेगा मैंने क्रंची कर रखे, देख लो टांग देख लो, कोई क्रंची कोई क्रॉस नहीं है। मैं पहले लिखने वाला था ये, पर मेरे को लगा यार ऐसे कैसे, वो तो अर्थ क्वैक हो जाएगा। अब आप देख रहे हो फनी, कितनी घटिया लैंग्वेज है अंग्रेजी बेटा। ड्यूरिंग अर्थक्वेक बिल्डिंग्स इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मैच with vibration of earth may fall। अब यहां पे एक बात समझते हैं, सुनो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या आप ये बात जानते हो कि जनरली क्या देखा गया है कि अगर भूकंप आता है तो जो बहुत छोटी बिल्डिंग होती हैं और जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती हैं, वो उनके गिरने के चांसेस अक्सर कम होते हैं, लेकिन जो एवरेज साइज बिल्डिंग होती है, अगर ये ए बिल्डिंग है, ये
बी बिल्डिंग है और ये सी बिल्डिंग है, तो आपको पता है अर्थक्वेक के अंदर सबसे ज्यादा गिरने के चांसेस बी बिल्डिंग के होते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ए बिल्डिंग नहीं गिर सकती, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सी बिल्डिंग नहीं गिर सकती, मैं आपको कह रहा हूं गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा बी के होते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, आओ जरा समझें। आप सबको पता है कि भूकंप आएगा तो धरती ऐसे ऐसे हिलेगी। कह रहा सर आपके पैर नहीं दिखे, अभी दिखाता हूं बेटा टेबल पे चढ़ के, मेरे पैर देखने की तुम्हें क्या क्या फैंटेसियां यार तुम्हारी, तुम्हें मेरे पैर देखने हैं बेटा, क्या क्या फैंटेसियां यार। ये देखो, ये हमारे पास, ये हमारे पास अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। अब अर्थक्वेक की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान सुनना, ये अर्थक्वेक आ रहा है। अब जो छोटी बिल्डिंग है, क्योंकि वो छोटी होती है, वो बहुत तेज वाइब्रेट करती हैं, ये ऐसे कर रहा है और वैसे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती, है ना, समझ रहे हो अब आप। लेकिन जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है वो बहुत धीरे ऑसिलेट करती है, खलीफा बहुत धीरे ऑसिलेट कर रही है, भूकंप ऐसे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। लेकिन जो एवरेज साइज बिल्डिंग होती हैं उनका क्योंकि वो बहुत बड़ी नहीं है बहुत छोटी नहीं है, अक्सर जनरली उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अर्थ के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, ठा 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 ढुश, और ऐसा होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता है और वो गिर जाती हैं। तो ये रीजन है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखवाया आपको कि भैया वो वाली बिल्डिंग गिरेंगी जो एवरेज साइज वाली होंगी। यस यस बोलो सर, आप अपने अपने घर से क्लास ले रहे हो क्या? यस बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, अंबुजा सीमेंट लगाया नहीं लगाया, ऑब्वियस सी बात है बेटा, यस। क्यों नहीं करता, तभी तो बोला कोई भी बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन जनरली कौन सी बिल्डिंग गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। मैंने यहां पे नहीं लिखा एवरेज साइज, मैंने आपको फैक्ट बताया, आप जाके चेक कर लेना, आप जाके चेक कर लेना। मैंने बोला कि यहां पे वो वाली बिल्डिंग गिरेगी जिसके वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी हमारे अर्थ के भूकंप की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, मैच हो गई तो गिर जाएगा वो। यस 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 यस। एवरेज हाइट मतलब कितना मीटर, कोई आंसर नहीं है बेटा, एवरेज हाइट, क्योंकि ये तो भूकंप की फ्रीक्वेंसी पे मैच करता है, ये भूकंप की फ्रीक्वेंसी पे मैच करता है। यस बेटा, यस बेटा। मैंने खलीफा से पहले बुर्ज नहीं बोला क्या? कोई बात नहीं बेटा, बुर्ज खलीफा, ओके, शॉर्ट में नाम ले दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए डन 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 डन। और बेटा इसकी तीसरी एप्लीकेशन क्या आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, आओ जरा समझें, और वो है कि माइक्रोवेव्स कैन हीट वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली, कैन हीट वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली। क्यों बेटा? क्योंकि वाइब्रेशन of water molecule matches the frequency of microwaves। बेटा ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि माइक्रोवेव्स पानी गर्म कर सकती हैं। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि माइक्रोवेव जो हैं वो पानी गर्म कर सकते हैं, क्योंकि पानी की जो वाइब्रेशन है, पानी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है और सिर्फ उसी को गर्म कर। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। याद आया? याद आया? चलो लास्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। लास्ट एप्लीकेशन करते ही चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। लास्ट एप्लीकेशन करते ही चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। लास्ट एप्लीकेशन करते ही चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके, अब आप बताओ, हाँ, तभी बिना मॉइस्चर वाली चीजें गर्म नहीं होती। यस, किसी भी चीज में अगर पानी नहीं होता है तो वो गर्म नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। तो रेजोनेंस एक्चुअली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी वो ओवरलैप करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड हैं, जो एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस्ड हैं। सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो एम्पलीट्यूड चलेगा, है ना। और इसी प्रिंसिपल पे अभी हमने बात किया स्विंग्स। क्या बात किया बच्चों? स्विंग्स बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। सही है, सही है। बहुत सारी और हैं।
तो बेटा यहाँ पे हमारे पास चैप्टर होता है समाप्त बच्चों, चैप्टर समाप्त होता है हमारा ऑसिलेशन। अब हम इस चैप्टर के सारे एक बारी जितने भी फॉर्मूले हमने करे हैं आज हम उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी NCERT कर लेंगे, NCERT कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं सभी को बोलूँगा 2 मिनट लो और जल्दी से 2 मिनट लेके आप इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले गो थ्रू कर लो, ताकि मैं आप भी लिख लो जैसे हम हर बार करते हैं यार, जैसे हम हर बार करते हैं। आप लोग अपने एक पेज पे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले बनाओ और फिर मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, बनाओ, जल्दी से बनाओ। फिर मैं इसके सारे फॉर्मूले बनाऊंगा और फिर हम मैच करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ जल्दी, हाँ जल्दी करो। सबसे पहले इसके फॉर्मूले करेंगे, फॉर्मूले करने के बाद एनसीईआरटी। 5 मिनट लो, जल्दी फॉर्मूले बनाओ खटाक से, देर मत लगाना। हो गए भाई, हो गए क्या? हो गया सर? सी सॉ फोर्स्ड ऑसिलेशन है क्या बेटा? सी सॉ अगर एक तरफ भारी है एक तरफ हल्का और एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही है तो हाँ फिर वो फोर्स्ड ऑसिलेशन ही हो जाएगा। यस सही है। 12 फॉर्मूले बने हैं, बच्चे कह रहे हैं 12 फॉर्मूले बने। आओ चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम सारे फॉर्मूले यहां पे लिख रहे हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास, हाँ जी हो गया हो गया हो गया, डन है। चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हमारे पास आया था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां से हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया था जो कि आ गया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 2 आए थे एक्चुअली, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसको हमने y भी लिख दिया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर y आ गया था। और अगर हम x की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। ये बात आप थोड़ी सी बार ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास k का फॉर्मूला आया था, k का फॉर्मूला हमारे पास आया था m ओमेगा स्क्वायर, k का हमारे पास एक फॉर्मूला आया था m ओमेगा स्क्वायर। फिर हमारे पास अच्छा मैं वाले फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, ओमेगा 2 पाई बाई टी, वो सब फॉर्मूले हमारे पास पहले आ चुके हैं।
मैं बस रिवाइज करवा देता हूँ, वो इस चैप्टर में अगर आप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा कि वो पुराने फॉर्मूले हैं, यानी कि थीटा अपॉन टाइम यानी कि 2π/t, ये फॉर्मूले पुराने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर 6 पे आए तो हमारे पास एनर्जीज आई थी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या y स्क्वायर अगर आप बोल रहे हो तो, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया था दोनों को ऐड करके हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सही है क्या? सही है क्या? इसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी के बाद हम सीधा गए थे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला हमारे पास 2π√L/g आया था, और फिर हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम आया था 2π√m/k, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था। तो सीरीज में 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 वाला फॉर्मूला आया था, और पैरेलल में हमारे पास के पैरेलल का फॉर्मूला k1 प्लस k2 आया था। मैंने आपको बताया था कि सीरीज और पैरेलल की पहचान क्या थी, कि अगर हम उसको फोर्स लगा रहे हैं और उस पर फोर्स सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा? सीरीज। लेकिन फोर्स अलग अलग है लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा? पैरेलल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जहाँ तक हमने आज की पूरी क्लास में तो हमने कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना, ये तो सब पुराना है। तो आज की पूरी क्लास में हमारे पास कोई फॉर्मूला थोड़ी ना आया है भाई। तो ये हमारे पास 11-12 फॉर्मूले, किसी एक का सब डिवीजन बढ़ाए तो 13-14 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो जाएंगे। डन है? सही है। चलो एनसीईआरटी निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी में ट्रू फॉल्स वाले सवाल नहीं करेंगे, मैंने आपको जैसे हर बार करते हैं सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लैपटॉप में एनसीईआरटी खोल लेता हूँ। एक सेकेंड, आप सब भी एनसीईआरटी खोल लीजिए भाई। आप सब भी एनसीईआरटी खोल लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट आ रहा है, शुरू करें। बेटा बच्चों ने कहा था कि एक्सपेरिमेंट्स हम लोग ऑफलाइन में दिखाएं तो बेहतर रहेगा, तो आपको वो हम परसों ही दिखा देंगे, ट्यूसडे को, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा था वैसे दिखा देते हैं, बट ऑफलाइन वालों ने कहा कि सर ऑफलाइन में ही दिखाओ तो बढ़िया रहेगा, तो फिर वो हम ऑफलाइन में ही कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है। चलिए, तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने सारे फॉर्मूले याद कर लिए हों, लिख लिए हों एक जगह पे। फिर हम एनसीईआरटी पे चलेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए डन है। हाँ, तो आओ भाई, सबसे पहले हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 1। मैं यहाँ पे इसे खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? एग्जाम्पल 1 कह रहा है ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। तो एग्जाम्पल 1 से शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं 75 टाइम्स जो दिल है वो धड़कता है, आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। तो हमें नर्सरी क्लास से पता है, इस चैप्टर से नहीं, एलकेजी से पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन में टाइम होता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन में, ये इस चैप्टर का फॉर्मूला नहीं है। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसने कितनी की है? 75 की है। और कितना टाइम लिया है उसने? 1 मिनट, यानी कि 60। तो 75/60 अगर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको 15 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 1.25 हर्ट्स। सही है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें टाइम पीरियड भी बोला था। अब हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड भी होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1 फ्रीक्वेंसी हो गया। तो 1 फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है भाई? 1.25, विच इज 100/125। फिर से अगर 25 से काट देंगे तो 4/5, विच इज 0.8 सेकेंड आ जाएगा। एलकेजी का सवाल है। हाँ,
कह रहे ऑफलाइन वाले बच्चे आज भी एनसीईआरटी भूल गए। अरे यार, अरे यार, अरे यार। एक बच्चा कह रहा है सर आपके पास, यार तुम यार फिर बेकार की बातें करने लग गए ना। चलो, प्यारा सवाल है बेटा, प्यारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड आप कर रहे हो, ट्रू फॉल्स वाला है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी आप कर रहे हो, ट्रू फॉल्स वाला है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर फोर देखो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, जिसके पास नई वाली एनसीईआरटी होगी उसमें नीचे डायग्राम बने होंगे, जिसके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी होगी उसके एग्जाम्पल 4 के डायग्राम साइड में बने होंगे। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको दो सर्कुलर मोशन दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहा हूं। अब दो सर्कुलर मोशन में जो पहला वाला सर्कुलर मोशन है और दूसरा वाला सर्कुलर मोशन है, दोनों में हमें सर्कुलर मोशन की मदद से एक फंक्शन बनाना है। तो मैं दोनों पार्ट करवा रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनो। पहले वाला सर्कुलर मोशन अगर आप ध्यान से देखो पार्ट 1 में, तो टाइम पीरियड आपको डायग्राम में देखो 4 सेकंड मिलेगा, मिल गया। साइड में देखो डायग्राम आपको 4 सेकंड लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा कि ये 45 डिग्री से शुरू कर रहा है, तो जो आपको इनिशियल फेज मिलेगा वो 45 डिग्री मिलेगा। और 45 को हम π/4 कहते हैं, 45 को हम लोग π/4 बोलते हैं। यस यस। डायग्राम में जो नीली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। मुझे कैसे पता लगेगा? वो शुरुआत लिखा हुआ है, देखो नीली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है टाइम इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है वहां से शुरुआत हुई है। और एम्पलीट्यूड ए दे रखा है। क्या आप सबको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है वाई, वो हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई रहता है, ये फंक्शन होता है। हमें इस फंक्शन को बनाना है ग्राफ को देख के, सही है जी। अब सुनो, अब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो तो हमें ए दे रखा है, साइन हमें साइन दे रखा है। अब टाइम पीरियड हमारे पास 4 है। क्या मैं टाइम पीरियड से ओमेगा निकाल सकता हूं? ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t रहता है। अब 2π तो 2π है और टाइम मेरे पास 4 है, इसको काट दूंगा तो π/2 हो जाएगा, सही है। तो ओमेगा मेरे पास आ गया π/2, तो ओमेगा की जगह मैं रख सकता हूं π/2 t प्लस फाइव जो है मुझे वो π/4 दे रखा है। बस इतना करना है, देखो कुछ भी नहीं किया। जो सर्कुलर मोशन दे रखा था उस सर्कुलर मोशन की मदद से हमने वेव फंक्शन बना दिया, उस सर्कुलर मोशन की मदद से हमने वेव फंक्शन बना दिया। एक बच्चा कह रहा है एंगल 55 है, नहीं भाई। अच्छा पुराने भाई, पुराने किताब में हो सकता है, मेरी किताब में 45 है, पता नहीं नई किताब है पुरानी है, मेरे में 45 है, मेरे में एंगल 45 है। मैं आपको फोटो खींच के दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ किताबों में 55 हो भाई, मेरे में 45 है। देखो पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पर मेरे में एंगल 45 है, दिख रहा है। अब मैं ऑटो फोकस नहीं कर रहा वरना फिर चेंज हो जाएगा। मेरे में एंगल 45 दे रखा है, हो सकता है हाँ किसी में 55 है, किसी में 45 है। अगर आपके में 55 है तो फिर यहाँ पे आप उसको π/4 नहीं कर पाओगे, फिर आपको उसके पाई में कन्वर्ट जैसे करते हैं वैसे करोगे, ठीक है जी। चलो अब सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट साइड में। सेकंड पार्ट में हमें टाइम पीरियड जो दे रखा है अगर आप देखो तो 30 सेकंड दे रखा है, 30 सेकंड। अब टाइम पीरियड अगर 30 सेकंड है तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t हो जाएगा। अब 2π और टाइम पीरियड हमारे पास 30 है तो ये हो गया π/15, ओमेगा हो गया हमारे पास π/15। सही है सही है सही है। अब जो नीली लाइन है वो 90 से शुरू हो रही है, नीली लाइन 90 से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब फाई जो हो गया वो हमारा 90 डिग्री हो गया। 90 का मतलब क्या होता है? 90 का मतलब होता है π/2, 90 का मतलब होता है π/2, 90 का मतलब होता है π/2, ठीक है जी। दूसरी बात अगर आप डायरेक्शन देखो तो पहले वाले डायग्राम में वो क्लॉकवाइज आ रहा था, क्लॉकवाइज आ रहा था। दूसरे वाले डायग्राम में अगर आप देखो तो वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी फाई कम हो रहा है। तो फाई π/2 तो लेंगे लेकिन माइनस में लेंगे, समझ गए? फाई π/2 तो लेंगे लेकिन माइनस में लेंगे, फाई π/2 तो लेंगे लेकिन माइनस में लेंगे। बेटा फर्स्ट वाले केस में टाइम पीरियड हमें 4 दे रखा था तो 4 लिया, सेकंड वाले में 30 दे रखा था 30 लेंगे। कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो यार, है ना? बेवकूफों वाली बातें क्यों करते हो? टाइम पीरियड यहाँ पे 4 क्यों लेंगे जब 30 सेकंड दे रखा है? तो माइनस में क्यों लिया? क्योंकि इस वाले में जा रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले में जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इस वाले में एंगल धीरे धीरे कम होगा, तो हम यहाँ पे पाए नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे एंगल। अब हमारे पास फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये फंक्शन रहता है। अब ए हमारे लिए ए है,
साइन हमारे लिए साइन है, ओमेगा हमारे पास पाई बाय 15 है, ओमेगा हमारे पास पाई बाय 15 है, टाइम हमारे पास नहीं है, और फाई हमारे पास प्लस की बजाय माइनस पाई बाय 2 है, प्लस की बजाय माइनस पाई बाय 2 है। ठीक है, ठीक है बेटा, जो टी होता है, जो छोटा टी होता है वो टाइम होता है, बड़ा टी टाइम पीरियड होता है, तो यहां तो टाइम ही रहेगा, टी ही रहेगा। यस, यहाँ तो टाइम टी ही रहेगा, यहाँ थोड़ी ना कुछ, ये जो टी है ये हमारे पास है ही नहीं। एक बच्चे कह रहा है ये टाइम की वैल्यू क्यों डाली, ये टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, ये टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो एनी टाइम होता है, कोई भी टाइम हो सकता है, और ये जो टाइम होता है वो तो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। यस, बढ़िया, चलो आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। पेज नंबर पता नहीं कौन सा, लेकिन 5th एग्जाम्पल आ रहा है, पेज नंबर पता नहीं कौन सा, लेकिन 5th एग्जाम्पल आ रहा है। और ये जो एग्जाम्पल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक वेव फंक्शन दे रखा होता है और उस वेव फंक्शन से आपको काम करना होता है। जैसे कि पहले वाले केस में आपको x इज इक्वल टू, देखो 5 cos, x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई t, cos 2 पाई t प्लस पाई बाय 4 दे रखा है, और आपको अलग अलग चीजें निकालने को बोला गया है। जैसे आपको टाइम भी दे रखा है, देखो इस वाले क्वेश्चन में 1.5 सेकेंड, आपको अलग अलग चीजें बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला है, स्पीड बोला है, एक्सेलरेशन बोला है। आपको बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो, स्पीड निकालो और एक्सेलरेशन निकालो, सही है क्या बेटा? अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव, और अगर यहाँ पे नेगेटिव लिया तो यहाँ पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, सही है, चलो जी, तो ध्यान से सुनो। अगर तो हमारे पास इस केस में ये इक्वेशन दे रखी है, अब क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि जो x होता है वो हमारे पास a cos ओमेगा t प्लस 5 होता है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो क्या मेरे पास a आ जाएगा? यस। क्या मेरे पास ओमेगा आ जाएगा? यस। क्या मेरे पास फाई आ जाएगा? यस। पर मुझे निकालना क्या क्या है? मुझे निकालना है सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। आओ जरा निकालें। क्या x इज इक्वल टू a, क्या x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई, और टाइम की जगह हमें बोल रखा है कि 1.5 ले लो प्लस पाई बाय 4 डाल दो। अब यहां पे आ गया 5 cos, अब ये 2 पाई इंटू में 1.5 करूंगा तो 3 पाई आ जाएगा, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 4 करता हूं, तो यहां पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 cos, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, 4 इंटू 12 12 13 पाई बाय 4 आ गया। अब यहां से अगर मैं 13 पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करता हूं और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, एक सेकेंड, तो पहली बात तो मेरे पास 13 इंटू में 180 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास एंगल तो आ जाता है 585 डिग्री। अब अगर मैं इसका कॉस निकालता हूं, कहां है इसका कॉस? अगर मैं इसका कॉस निकालता हूं डिग्री में तो यह आता है -0.707। सही कह रहा हूं? यहां से भी चेक कर लो, -0.7, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है भाई। तो 5 इंटू में -0.707। आप सबको पता है यार क्या करना है, आप सबको पता है वो वैल्यूज के साथ क्या करना होता है, उसके बार बार बात नहीं करेंगे। तो क्या यहां से x की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं 5 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 5 इंटू में 0.707, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.535 माइनस का। तो इसका मतलब है x मेरे पास इतना मीटर आ गया, x मेरे पास इतना मीटर आ गया। देखा, वही घटिया सवाल पूछ लिया कि हमें वैल्यू कैसे पता लगेगी। वाह बेटा, मौज कर दी। ठीक है, ये एक लाखवां सवाल, ये एक लाखवां सवाल हम कर रहे होंगे इस चैप्टर में, जहां पे हम लोगों को पता है कि इतने, अगर थीटा 90 आता, 90 45 आता, 60 आता, तो वो सारी वैल्यूज आपको नहीं लेनी, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी। सही है, डन। चलो, इसके बाद हमें और क्या निकालने का बोला था? स्पीड भी निकालने को बोला था। अब स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है? -3.535 अपॉन में टाइम हमारे पास कितना है? 1.5। अब अगर मैं इसको 1.5 से डिवाइड कर देता हूं
अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1.5 से तो आंसर आ जाता है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है, माइनस में आएगा, 2.356 आ रहा है, तो 35566 राउंड ऑफ करूंगा, 36 सेकेंड हो जाएगा, ओ सॉरी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना मीटर पर सेकेंड आ गया, तो ये स्पीड हमारे पास इतना मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, हमने पाई की वैल्यू 180 के लिए, बेटा एंगल में पाई की वैल्यू 180 होती है ना, जब डिग्री में निकालते हैं तो पाई की वैल्यू 180 होती है, और जब रेडियन में निकालते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना। चलो इसके बाद हमें एक्सेलरेशन भी निकालना था। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें भाई, एक्सेलरेशन कैसे निकालें? क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है? क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है? यस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे ओमेगा है और यहाँ पे 2 पाई है, तो कंपेयर करने पे आपको ओमेगा मिल जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर होगा, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी भाई, तो आई थी -3.535, -3.535, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या, बोलो सही है क्या, बात समझ गए? तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। डन है। हमने कुछ गलती करी क्या वेलोसिटी में? हमने कुछ वेलोसिटी में, टाइम तो 1.5 ही दे रखा है ना, तो क्या कह रहे हो कि आंसर अलग आ रहा है? क्या आंसर है? आंसर क्या अलग है? 140 कैसे? आओ एक बार, ये तो 140 नहीं आएगा, सॉल्व नहीं किया इसको, तो यहाँ तो आ जाना चाहिए 140। आओ एक बार सॉल्व करें। तो ये मेरे पास आ गया 2 इंटू में 3.14 और उसका स्क्वायर, तो इंटू में 6.28 ही आ गया, तो 39.4 आ गया, इंटू में 3.535, तो आंसर 139.4, विच इज राउंड ऑफ करा तो 140 आ तो गया, 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ तो गया। हाँ जी, अच्छा सेकेंड पार्ट का कह रहे हो क्या? सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारा? सेकेंड पार्ट का आंसर है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास, अच्छा मोशन एक्सेलरेटेड है, अच्छा समझ गया मैं, मोशन हमारा एक्सेलरेटेड है। अब जब मोशन हमारा एक्सेलरेट, ये तो हमने एवरेज स्पीड निकाल दी, ये हमने निकाल दी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल दी, बट हमें तो एक स्पीड को एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना था, तो इसके लिए तो हमें स्पीड का फॉर्मूला लगाना होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया? यस। अब अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो क्या मुझे dx/dt करना रहेगा? बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे पास स्पीड आ गई वो कौन सी स्पीड आ गई? एवरेज स्पीड। अगर क्वेश्चन में एवरेज स्पीड बोला होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, बट हमें एवरेज स्पीड नहीं बोला है, हमें बोला है dx/dt। तो यहां से हमारे पास जो x था वो क्या था? 5 cos 2 पाई बाई टी, 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब इस हिसाब से अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आती है? क्या 5 बाहर आ जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? cos का हो जाता है माइनस साइन एंगल इंटू में ओमेगा 7 आता, तो 2 पाई 7 आ जाएगा। सही है, तो वेलोसिटी आ जाएगा 5 इंटू में 2 पाई विच इज 10 पाई, और माइनस 7 चल रहा है, और साथ में आ गया साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब हमें t की वैल्यू जो है वो 1.5 डालनी होगी, अब हमें t की वैल्यू जो है वो 1.5 डालनी होगी, तो ये 2 पाई इंटू में t 1.5, तो 3, तो वही अगेन 13 पाई बाय 4 आ जाएगा, 13 पाई बाय 4 आ जाएगा। समझ गए? अब इसकी वैल्यू आगे निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? -10 पाई। वेलोसिटी हमारे पास कितने आ गई? -10 पाई। अब यहां से साइन, अब यहां से एक बारी हम लोग अगर निकाल लें तो 13 इंटू में
180 डिवाइडेड बाय 4, वही आ गया। अब इसका मुझे साइन निकालना है, तो आंसर आ जाएगा -0.70। अरे भाई, तो साइन और कॉस दोनों पे सेम वैल्यू रहती है क्या? चलो रहती होगी। इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे पाई 3.14 लेंगे, 3.14, और इनटू में साथ में हम लोग कर देंगे 10। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी का 22.20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमने पिछले वाले केस में ये जो वेलोसिटी थी वो कौन सी वेलोसिटी निकाल दी थी? एवरेज वेलोसिटी। यस, ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया। बट हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा था उन्होंने, तो यहाँ पे हमने dx बाई dt कर दिया। यहाँ से हमारे पास वही जो हम करते थे, a साइन ओमेगा t इंटू में दोबारा से ओमेगा आ गया। बाकी तो मैथ्स लगाइए। सही है, चलिए डन है, डन है, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 6, उसी पेज पे नीचे है, उसी पेज पे नीचे एग्जाम्पल नंबर 6। आओ, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ जिसमें दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को हमने मास m के साथ अटैच कर दिया। बहुत प्यारा सवाल, ध्यान सुनना। सिक्स्थ एग्जाम्पल, अगर आपने डायग्राम देखा हो, अगर आपने डायग्राम देखा हो सिक्स्थ में, हाँ, अगर आपने, ठीक है, अरे कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया, dx बाई dt किया। ये हमें क्वेश्चन में x दे रखा था, जैसे हमने वेलोसिटी निकालते तो डिफरेंशिएट नहीं करते, तो a बाहर आ गया। उसके बाद हमारे पास cos का हो जाता है माइनस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएट 2 पाई आ गया। उसके बाद तो बाकी मैथ्स ही। अब इसके आगे तो मैंने कुछ नहीं किया, कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यूज निकाली और पुट कर दिया। चलिए, अब मैं कह रहा हूं 6th क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम देखो तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं और सब आंसर देंगे, सब आंसर देंगे। यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंग है और यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हमने m मास के साथ लगाया, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस मास को इधर या इधर कहीं भी डिस्प्लेस करता हूं तो जल्दी बताओ, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा? बताओ, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा? देखो, अगर आप वैसे सोचोगे तो आंसर कभी नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि कैसे सोचना है। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ये पैरेलल होगा, लेकिन अगर दोनों पे फोर्स सेम लग रही है और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो सीरीज होगा। तो उस हिसाब से सोचिएगा प्लीज। देखा जल्दबाजी कर दी, देखा जल्दबाजी कर दी। मैं कह रहा हूं आप सही से नहीं सोच रहे हो, सही से सोचो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, सही से सोचो। वेरी गुड, व्यान त्यागी पहला बच्चा जिसने सही आंसर दिया। उसके बाद काजल ने सही दिया, उसके बाद काजल, उसके बाद मानव, बाकी सबका गलत है। उसके बाद इकनूर, उसके बाद अभय, कुछ नाम निकल भी गए, मैं नहीं पढ़ पाया, पर बाकी ने गलत दिया। इशिता ने सही दिया है, मधु ने सही दिया है, श्रेया ने सही दिया है, कुछ रह जाए तो माफ करना, बहुत सारे नाम निकल गए। चारवी ने सही दिया है, बाकी सब सीरीज कह रहे हैं जो ये गलत है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखने में लग रहा होगा, लेकिन मैंने कहा देखने पे जाना ही नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा तो ये अगर x खींचेगा तो क्या ये स्प्रिंग x दबेगा नहीं क्या यार? फिर यार LKG के सवाल थोड़ी ना पूछेंगे आपसे कि दोनों लाइन में लगे हुए तो बताओ सीरीज है या पैरेलल है। आप बताओ, अगर इस मास को मैंने उधर की तरफ दबाया, ये स्प्रिंग को मैंने अगर x दबा दिया तो क्या ये स्प्रिंग x खींचेगा नहीं? और ये स्प्रिंग को अगर मैंने दबाया x तो क्या वहां से x खींचेगा नहीं? तो अकल लगाओ बेटा, दोनों तरफ x ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट x होगा तो यहां पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाया जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाया जाएगा। अब क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो फोर्स भी सेम ही लगाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, अलग अलग नहीं है, डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन? एक को दबाऊंगा दूसरा भी साथ में इक्वल अमाउंट में दबेगा, मतलब खींचेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में जो नेट के होता है वो कैसे निकालते हैं? K1 प्लस K2 करके निकालते हैं, K1 प्लस K2 करके निकालते हैं। दोनों आइडेंटिकल हैं तो K प्लस K 2K हो जाएगा। अब अगर ऐसा है
तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाए अंडर रूट m बाय के नेट होता है। अब यहाँ पे मास तो आपने m लगाया है, लेकिन जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2k हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाए अंडर रूट m बाय 2k, 2 पाए अंडर रूट m बाय 2k। सही है क्या? सही है क्या? सही है क्या? ओके, चलिए डन 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 डन। 6th एग्जाम्पल हो गया। 7th पे आते हैं भाई। क्या है एग्जाम्पल 7th? 7th एग्जाम्पल देखते आओ। अ ब्लॉक जिसका मास 1 किलो है, एक ऐसा ब्लॉक है जिसका मास हमारे पास 1 किलो है, उसको हमने एक स्प्रिंग से बांध दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर कूलम है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है, सॉरी। एंड द ब्लॉक इज पुल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ब्लॉक को हमने 10 सेंटीमीटर खींचा और छोड़ दिया। अगर हमने उसको 10 सेंटीमीटर खींचा और छोड़ दिया तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर हुआ। तो क्या ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही हमारा एम्पलीट्यूड होता है? क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही हमारा एम्पलीट्यूड होता है? अगर ऐसा है तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा। कह रहे हैं हमने उसको 10 सेंटीमीटर खींचा और छोड़ दिया, तो क्या ये हमारा एम्पलीट्यूड है? बिल्कुल है। आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालनी है जब वो 5 सेंटीमीटर पे होगा। आपको काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब वो 5 सेंटीमीटर पे होगा, यानी कि 0.05 मीटर पे होगा। ठीक है आओ। तो आपको x दे रखा है, आपको a दे रखा है, आपको k दे रखा है और आपको m दे रखा है। क्या हमारे फॉर्मूलों के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबके फॉर्मूले में ओमेगा आता है? कहां गए कहां गए कहां गए भाई फॉर्मूले? कहां गए? ये रहे। क्या काइनेटिक एनर्जी में भी ओमेगा आता है? क्या पोटेंशियल एनर्जी में भी ओमेगा आता है? और टोटल एनर्जी में भी ओमेगा आता है। तो क्या पहले हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। क्या पहले हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा? आओ जी ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा कैसे निकालें? क्या सबको याद है कि के का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर भी होता है? के का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर भी होता है। तो हमारे पास के कितना आ गया? 50। m कितना है हमारे पास? 1। यहां से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे हर एक फॉर्मूले में ओमेगा स्क्वायर ही है, तो यहां से अंडर रूट मत करना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की सीधा वैल्यू पुट हो जाएगी। चलो आओ अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला रहता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो हाफ मास हमारे पास 1 है, ओमेगा स्क्वायर की सीधा वैल्यू 50 डल गई। अब ए यानी एम्पलीट्यूड हमारे पास है 0.1 उसका स्क्वायर, माइनस ये हमारे पास 0.05 उसका स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। काइनेटिक एनर्जी इतना जूल आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इतना जूल आ जाएगी। सही है। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ m हमारे पास 1 किलो है, ओमेगा स्क्वायर की सीधा वैल्यू 50 है और x हमें 0.05 दे रखा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। अब टोटल एनर्जी निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। टोटल एनर्जी निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दो, और दूसरा तरीका है फॉर्मूला लगाओ। अब अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी कैलकुलेशन पे कि आपने सही फॉर्मूला लगाया होगा और सही कैलकुलेशन पीछे की होगी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सही निकाला होगा, तो आप ऐड कर लेना। बट अगर आपको कुछ भी शक है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो फिर आप टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करके मत निकालना, क्योंकि अगर आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल गलत आई होगी तो टोटल भी गलत आ जाएगी। तो फिर तो फॉर्मूला लगा देना, आपको जैसा ठीक लगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारी वैल्यू सही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। या हमारे पास एक और तरीका भी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी आप लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सही है, सही है, सही है, सही है। चलो आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। सही है, एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ हाँ हाँ, चलो आओ। कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपको एक सिंपल पेंडुलम की लंबाई को निकालना है जो टिक करता है 1 सेकंड पे। पहली बात तो टिक करता है 1 सेकंड का मतलब क्या है, सुनना। इधर गया,
ये टिक होता है, फिर इधर आया, फिर ये टिक होता है। तो टिक 1 सेकंड का है, तो मतलब टाइम पीरियड क्या होगा? ये एक नई बात सिखाने जा रहा हूं। टाइम पीरियड हमेशा टिक ड्यूरेशन इनटू में 2 होता है, बिकॉज पेंडुलम टिक ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं टिक करता, वो एक टिक ऐसे करता है, फिर एक टिक ऐसे करता है। लेकिन टाइम पीरियड बनता है जाने और आने से, टाइम पीरियड बनता है जाने और आने से। तो वो जो भी टिक होगा उसका इनटू में 2 हो जाएगा। सही है? सही है? हाँ जी, हाँ हाँ भाई, सुबह से पढ़ा रहा हूं मैं। मेरी हालत देख सकते हो आप, ऐसे फटे हाल हो रखी है। लगभग लगभग मेरी सुबह, लगभग क्या, एग्जैक्टली 9 बजे मेरी क्लास शुरू हो गई थी। पहले मेरी क्लास थी 9 बजे से लेके 11 बजे तक, 5 मिनट का ब्रेक था। फिर 11 बजे से लेके 2 बजे तक कोई ब्रेक नहीं। फिर 2 बजे 10th की क्लास थी, 2 से 6, उसमें बीच में 15 मिनट का ब्रेक था बच्चों को, तो मैंने भी कुछ खा पी लिया था। और 6 बजे से लेके फिर मैं घर आया। फिर ऑनलाइन मेरी क्लासेस थी 6:30 बजे से पौने 7 बजे से लेके आपकी क्लास से 15 मिनट पहले तक, और अब है अब क्लास आपकी जो चल रही है। तो कहने को संडे होता है बेटा हमारा सबसे ज़्यादा बिजी होता है। हाँ, तो बेटा कहने का मतलब है जो टाइम है वो 1 सेकेंड नहीं है टाइम पीरियड। ये टिक हुआ, ये टिक हुआ, ये टिक हुआ, ये टिक हुआ, तो जो टिक होता है इनटू में 2 होता है। अब टिक यहाँ पे हमें 1 सेकेंड का टिक दे रखा है। अब 1 सेकेंड का टिक दे रखा है इनटू में 2, तो हमारे पास 2 सेकेंड आ जाएगा, हमारे पास 2 सेकेंड आ जाएगा। अब तो काम हो गया। कैसे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है 2π√L/g। टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है 2π√L/g। सर समझ नहीं आया टिक? अरे यार देखो सुनो, ये पेंडुलम है, टाइम पीरियड बनता है जाना और आना, लेकिन टिक बनता है सिर्फ जाना, ठीक है ना? वो 1 सेकंड का दे रखा है, तो अगर जाना 1 सेकंड का हो गया तो आना भी 1 सेकंड का हो गया, तो टोटल टाइम पीरियड 2 हो गया। यस, ओके, चलिए। तो टाइम पीरियड कितना हमारे पास? 2 इंटू में 2π है, पाई की वैल्यू 3.14 डाल देते हैं, √L और g की वैल्यू 10 डाल दो या 9 डाल दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, यहां से लंबाई आ जाएगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, यहां से लंबाई आ जाएगी, है ना भाई? एक बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल रह गया, मेरे हिसाब से तो कोई एग्जाम्पल नहीं रहा। 7th लास्ट किया था, ये 8th है। वो बेटा शायद पुरानी किताब में हो, पता नहीं, इसमें तो नहीं है। और ये 8th एग्जाम्पल है, और जो पीछे किया था वो 7th एग्जाम्पल था। डन हो गया। सही है? सही है, चलो ठीक है। एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज पे आ जाए। ये 8th एग्जाम्पल है बेटा, नई किताब के हिसाब से ये 8th एग्जाम्पल है, वो पुरानी किताब होगी। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक्सरसाइज पे। आते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज पे हमारे पास अगेन पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ये सब आपके लिए होमवर्क हो जाते हैं, क्योंकि ये वही एमसीक्यू या आइडेंटिफाई करने वाले हैं। हाँ चलिए, 7वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। 7वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज का। एक्चुअली एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन ही सबसे प्यारा क्वेश्चन है। सच बोलूं तो बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, लास्ट के 2 छोड़ के, जो कि आज हम कर भी नहीं पाएंगे शायद, मुझे नहीं पता। बट द पॉइंट इज कि आखिरी के 2 सवाल जो हैं वो तो भाई साहब सुपर्ब हैं, मतलब मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास 7th क्वेश्चन और बीच में बहुत सारे आसान सवाल। 7th बड़ा क्लासिक सवाल है, और लास्ट के 2-3 सवाल भी बड़े क्लासिक हैं। बीच वाले सारे करेंगे हम, बस थोड़े से इजी सवाल हैं वो। आओ एक बार 7th एग्जाम्पल पे आते हैं, 7th एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये घर से आपको दे दिए जाएं तो आप ये नहीं कर पाओगे। ये 7th, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, आओ पढ़ें। देखो, द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। इफ द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, अगर जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर था, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड थी। यहाँ ओमेगा वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है,
तो आपको इसका एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज निकालना है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज पाई सेकेंड इनवर्स। सुनो क्या क्या दे रखा है। इसके दो केस हैं। पहला है जब आपको a cos ओमेगा टी प्लस फाइव से शुरू करना है, और दूसरा है जब b sin ओमेगा टी प्लस अल्फा से शुरू करना है। दो केस हैं इसके। केस वन में हमें जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो a cos ओमेगा टी प्लस फाइव दे रखा है। साथ ही साथ बोल रखा है कि जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है। जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास ओमेगा मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड है, और जो ओमेगा है एक्चुअली में वो आपको पाए सेकंड इनवर्स दे रखा है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। 9th और 10th दो एग्जांपल है। कैसे लल्लू बच्चे हो यार तुम लोग। एक सिंपल सी बात तुम्हारे खोपड़ी में नहीं जाती क्या? पता नहीं क्या भूसा भर रखा है, क्या भर रखा है। मैं कह रहा हूं नई किताब में 8 एग्जांपल है, कह रहा 10 है। पता नहीं क्या खाते हैं खाने में ये लोग, खाते भी हैं कि नहीं। इधर देखो बेटा, अब अगर हमारे पास ये सारा डेटा दे रखा है, तो ये जो डेटा आपको दे रखा है ये सारा डेटा टाइम इज इक्वल टू 0 पे दे रखा है। कैसे टाइम इज इक्वल टू 0 पे क्यों दे रखा है? क्योंकि 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 ये इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं। ये सारी वैल्यूज इनिशियल हैं। अब अगर ये वैल्यू इनिशियल है तो आओ बात करें। क्या ऐसा कहते हैं कि x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव है? अब टाइम की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं, अगर मैं टाइम की जगह 0 पुट कर दूं, अगर मैं टाइम की जगह 0 पुट कर दूं तो x मेरा 1 हो जाएगा। अगर मैं टाइम की जगह 0 पुट कर दूं, अगर मैं टाइम की जगह कहते हैं, मैंने कहा ये क्या खाते हैं, कहते हैं लोगों का दिमाग खाते हैं। अगर मैं टाइम की जगह 0 पुट कर दूं तो x 1 हो जाएगा। तो यहां पे 1 इज इक्वल टू a cos फाइव आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू a cos फाइव आ जाएगा। इसको मान लूंगा फर्स्ट इक्वेशन। समझ गया क्या किया? अगर टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 1 है, अगर टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 1 है। ठीक है, अब अगर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो आओ इससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ऑल्सो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है dx बाई dt। वेलोसिटी होता है dx बाई dt। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब तो आपको पता है a आ जाएगा, साथ में हमारे पास cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू में ओमेगा आ जाएगा, इंटू में ओमेगा आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास a ओमेगा साइन, मतलब कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है माइनस लगा रहा हूं, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। अब फिर से अगर मैं टाइम की जगह 0 पुट करता हूं, अगर मैं फिर से, ये छुपा तो नहीं रहा, अगर फिर से मैं टाइम की जगह 0 पुट करता हूं तो टाइम की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो यहां 0 आ जाएगा, और वेलोसिटी की जगह मुझे ओमेगा बोला गया, और वेलोसिटी की जगह मुझे ओमेगा बोला गया। इस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे मेरे पास ओमेगा आ जाएगा, साइन 0 बचेगा यहाँ, और यहाँ 5 बच जाएगा। तो यहां बेसिकली बच जाएगा मेरे पास साइन 5, साइन 5, और इधर क्या बच जाएगा? माइनस ए ओमेगा। क्या बच जाएगा? माइनस ए ओमेगा। दोबारा से, यहां पे ओमेगा था ही, यहां पे मेरे पास क्या आ गया? साइन। क्या किया मैंने? इसका दोबारा डिफरेंशिएशन ही तो किया, तो ये ओमेगा था ही, तो यहां से ओमेगा इंटू में ओमेगा आ गया। सही है क्या? सही है क्या? तो ये बेसिकली मेरे पास आ गया साइन 5। अब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाता है, माइनस रह जाएगा इधर, तो -1 इज इक्वल टू a साइन 5 आ जाएगा। इसको मैं मान लूंगा सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं मान लूंगा सेकेंड इक्वेशन। सर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो क्या हुआ? ओमेगा भी सेंटीमीटर में है, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में, टेंशन नहीं लेनी है। अब यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, देखो a cos फाइव 1 आया था फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, a cos फाइव हमारे पास 1 आया था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकेंड के हिसाब से ये आया है। अब जल्दी से बताओ, इतनी मैथ सबको आती होगी कि इन दोनों इक्वेशन से a कैसे निकालूं? जल्दी बताओ, इन दोनों इक्वेशन की मदद से a कैसे निकालूं? हाँ भाई, इन दोनों इक्वेशन की मदद से a यानी कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालूं? जल्दी बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताओ 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 बताओ, है कोई स्ट्रॉन्ग मैथ्स वाला? हाँ जी,
क्या किया हमने बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिस्प्लेसमेंट में टाइम की जगह टाइम डाल दिया, x की जगह 1 डाल दिया, इक्वेशन आ गई। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, फिर से टाइम की जगह 0 डाल दिया, वेलोसिटी की जगह ओमेगा दे रखा था वो डाल दिया, फिर से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। एक बच्चा कह रहा है डिवाइड कर दो, नो नो नो, डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, हमें स्क्वायर करके ऐड करना होगा, हमें स्क्वायर करके ऐड करना होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, डिवाइड करने से तो ए गायब हो जाएगा। अच्छा कह रहे हो पहले डिवाइड करो फिर फाइव की वैल्यू निकालो फिर वैल्यू पुट कर दो, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा कर लेते हैं कि पहले डिवाइड कर लेते हैं, उससे फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको फिर पुट कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन एक और आसान तरीका है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसका स्क्वायर कितना आएगा 1, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1, यहां पे करेंगे तो कितना आएगा बोलो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, और यहां पे भी क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। तो हमने क्या किया बेसिकली, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐसा करने पे 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया हमारे पास, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास √2 सेंटीमीटर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड हमारे पास √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो स्क्वायर करके करना बेहतर होगा, स्क्वायर करके करना बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप डिवाइड कर दोगे तो फिर वही है, कॉट की वैल्यूज वगैरह आ जाएंगी, फंस जाओगे। समझ गए? एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, कंफ्यूज ना हो जाना। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 में जहां जहां t था वहां वहां हमने 0 डाल दिया, और जहां x था वहां हमने 1 डाल दिया। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास 1 इज इक्वल टू ए कॉस 5। फिर हमने वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो -a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर जहां जहां t था वापस से 0 डाल दिया, और वेलोसिटी हमें ओमेगा क्वेश्चन में दे रखी थी। फिर ऐसा किया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, और फिर जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमें क्या मिल गया भाई, -1 इज इक्वल टू ए साइन 5। दोनों को आपस में स्क्वायर किया और हाँ जी आपस में डिवाइड ऐड कर दिया। अब ये सेम क्वेश्चन, ये तो अभी हमने केस 1 किया, अब ये सेम क्वेश्चन केस 2 में, ये सेम क्वेश्चन केस 2 में आपको रिपीट करना है। बस फर्क ये है कि केस 2 में आपको जो x है वो a कॉस ओमेगा टी प्लस 5 के बजाय a कॉस ओमेगा टी प्लस 5 के बजाय b साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा दे रखा है। हो जाएगा, सेम वही करना है। पहले टाइम की जगह डालना है 0, x की जगह 1, फिर डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी आएगी टाइम की जगह 0 और वेलोसिटी की जगह ओमेगा, फिर से दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को स्क्वायर करके आपको ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। सही है, सही है, ठीक है जी। तो ये हमने पहले तो क्या निकाल लिया, एम्पलीट्यूड। अब अगर एम्पलीट्यूड निकाल लिया तो फाइ तो आए, ये होमवर्क कर दे दूं, हाँ फाइ निकला रहा हूं, होमवर्क दे दूं, ये होमवर्क दे दिया। केस 2 आपके लिए होमवर्क है, जो काम हमने कॉस से किया है अब आपको साइन से करना है, ठीक है जी। चलो आओ आओ फाइन निकालते हैं। क्या हमारे पास ये √2 आ चुका है, तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लें। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू ए की जगह हमारे पास √2 आ गया कॉस 5, ए की जगह हमारे पास √2 आ गया कॉस 5, एक की जगह हमारे पास √2 आ गया है cos 5। क्या यहां से cos 5 की वैल्यू 1/√2 हो गई। अब बताओ cos 1/√2 कब होता है, 45 पे होता है, 45 पे होता है। तो 5 की वैल्यू आ जाएगी π/4, 5 की वैल्यू आ जाएगी π/4। सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या, ओके है क्या, 45 डिग्री π/4, हाँ जी ठीक है। तो इसका जो केस 2 है वो आपके लिए होमवर्क हो जाता है। केस 2 जिसमें x इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा दिया है,
ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है। बाकी सब डेटा सेम है, ध्यान रखना, बाकी सब डेटा सेम है कि x हमारे पास 1 सेंटीमीटर है इनिशियल, v हमारे पास ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड है, और ओमेगा हमारे पास पाए था, कितना था, पाए सेकेंड इनवर्स है। ये डेटा भी सेम है, सब कुछ सेम है, होमवर्क है, सही है। हाँ, क्वेश्चन देके कैसे पता लगा, फाइन निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा हुआ है व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल। क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल, इसका एम्पलीट्यूड क्या है और इनिशियल फेज एंगल क्या है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सही है, बोलो डन है। अरे बेटा 10 बजे तक तो क्लास ले लो, 2 सवाल और करते हैं बस, ताकि हमारा ट्यूसडे का काम बच जाए थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि हमें ट्यूसडे को बहुत सारे सवाल बनाने पड़ जाएंगे फिर। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, ट्यूसडे को भी काम चल सकता है हमारा, ट्यूसडे को 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा सुनो, ये जो 11th क्वेश्चन है, देखो 11th क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या, हमने सेम क्वेश्चन आज किया, ये रहा 11th क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या, कहां गया, जहां पे हमने वेव फंक्शन बनाया था, ये वाला सर्कल, बोलो बोलो, क्या 11th क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, चलेगा, बाकी सब तो मुझे कराने पड़ेंगे, 11th क्वेश्चन होमवर्क में देने का मन है, 11th क्वेश्चन होमवर्क में देने का मन है, सही है, चलिए ठीक है, डन हो गया। तो हम ट्यूसडे को जब मिलेंगे 5 बजे तो इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ट्यूसडे को 5 बजे मिलेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और फिर थर्सडे को हमारा वेव शुरू हो जाएगा, और इस हफ्ते में हम लोग वेव और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दोनों पढ़ के सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस और आएंगी इस हफ्ते में हमारी रात में, और 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी और आएंगी रात में, ठीक है, खासकर केमिस्ट्री के आएंगे, अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म करना है तो केमिस्ट्री के आएंगे, अगर इस हफ्ते में हमें दोनों चैप्टर खत्म करने हैं, दोनों मतलब सिलेबस खत्म करना है, तो केमिस्ट्री की हमें थोड़ी सी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। चलो भाई, सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलिए बाय, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स तो करना ही है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, करना है, चलिए 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 चलिए।